हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आपके चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये चैप्टर में आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में करा दी हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, जाइए और जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और आज बारी आती है इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने की। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो शुरू किया जाए आज का ये सेशन। आपके लाइक शेयर की जरूरत है, बस वहीं से मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दें। और आज हम करने वाले हैं मात्र 1 घंटे में इसका पूरा रिवीजन किया जाए। आ जाइए देखें, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। सबसे पहले पाठ परिचय को हम जानेंगे। पूरे टॉपिक जो इस चैप्टर में आते हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, फिर तीनों क्षेत्रों की तुलना, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कैसे किया गया है, फिर स्वामित्व आधारित क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, उसकी चर्चा इस चैप्टर में हमें करनी है। शुरू किया जाए, चलिए। सबसे पहले बात आती है आर्थिक गतिविधि की। आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानने से पहले एक सवाल आता है कि आखिर ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो वे सारी गतिविधियां जिनसे पैसा कमाया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो वे सारे काम जिनसे क्या कमाया जाता है, पैसा। आर्थिक काम यानी कि अर्थ कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, मनी कमाई जाती है। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है, वे काम जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता है। सीधी सी बात ये है। अब कौन कौन से काम हो सकते हैं भाई? कई सारे काम हो सकते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में बात आती है कृषि की। ठीक है, ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक क्रिया होती है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण का काम होता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फिर बात आती है तृतीय क्षेत्र की। अब इसमें क्या काम होता है? तो तृतीय क्षेत्र में भाई कई सारी सेवाएं दी जाती है। यहाँ पर एग्जांपल आपको डॉक्टर का दिया गया है, तो डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, काफी सारी चीजें जो हैं वो थर्ड सेक्टर में आती हैं। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, रोजगार चलाता है। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये बात हो गई आर्थिक गतिविधि की। अब देखते हैं आगे की बात। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब ये अलग अलग होते क्या हैं? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसमें होता है कृषि, साथ में पशुपालन, यानी कि इसमें जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब, ठीक है, जल और जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं होंगी। किस प्रकार की क्रियाएं होंगी? जल और जमीन से जुड़ी क्रियाएं होंगी। जल और जमीन से जुड़ी क्रियाएं होंगी। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आते हैं उद्योग, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम आएगा। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि बैंकिंग, फिर उसके बाद आ जाता है आपका बीमा, आ जाता है
ट्रांसपोर्ट आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका, कम्युनिकेशन आ जाता है, और क्या आ जाता है भाई, टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे पेशे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। ऑलराइट, तो 3 क्षेत्र की बात तो हो गई, 3 सेक्टर की बात तो हो गई। अब क्या है, अब एक एक क्षेत्र को डिटेल में समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर आखिर होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर तो वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, क्या कहा गया है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? जल, जमीन, वायु, सूर्य का प्रकाश, कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन कार्य किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, तो इस एक कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य यानी कि मछली पालन होता है। मत्स्य पालन का मतलब क्या होता है? मछली पालन। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी गतिविधियां हैं जो किसमें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, ये सब्जियों की कृषि है, फूलों की कृषि है, ये पौधे हैं, ये पशुपालन है, खनन क्रिया है, ये क्या है? ये कोल है, कोयला है। ठीक है, पेड़ लगा हुआ है, ये सारी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रयोग करके करी जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यहाँ से हमने चीजें प्राप्त करी, इन चीजों का उपयोग करके हमने द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों के द्वारा नए प्रोडक्ट बनाए, नए उत्पाद बनाए। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ऑलराइट, यहां तक की कहानी क्लियर है? बढ़ा जाए फिर आगे। चलिए, तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये क्या है? सब्जी है। सब्जी से या खाद्य पदार्थ है, ये समझ लो, खाद्य पदार्थ से एक कच्चे माल से दूसरा खाद्य पदार्थ बनाया जा सकता है, दूसरा खाने का मटेरियल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके बाद ये शर्ट कैसे बनी होगी? कपास से बनी होगी। ठीक है, कहाँ? उद्योगों में बनी होगी। यहाँ भी कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये जो है आपके पैरों में पहनने के जूते हैं। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही क्या बनी है? ये कार बनी है। ये चेयर कैसे बनी है? वनों से प्राप्त लकड़ी से ये चेयर बनी है, इसका भी मैन्युफैक्चर किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसका उपयोग करके द्वितीय क्षेत्र में एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ऑलराइट, 2 बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? तृतीय क्षेत्र की बात है, टर्शियरी सेक्टर की बात है। इसमें क्या होगा? तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। तीसरा क्षेत्र क्या करता है? तीसरा क्षेत्र स्वयं उत्पादन नहीं करता, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में अपनी सहायता करता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बैंकिंग और परिवहन किसके उदाहरण हैं? तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। फिर सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। सहायक गतिविधियां तो हैं कि वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ अन्य गतिविधियां भी हो सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आदि। ये सब किसके काम हो सकते हैं? टर्शियरी सेक्टर के काम हो सकते हैं। देखें, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है। एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। ठीक है, अब देखो, एक बड़ा भारी सा ट्रक है, इसमें काफी सारा माल लदा हुआ है। मान लो कि ये माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त है। ठीक है, खूब सारा कृषि क्षेत्र का उगाया हुआ अनाज है जो औद्योगिक क्षेत्रों में एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए ले जा रहे हो। तो किसकी भूमिका हुई? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सामान ले जाने की, परिवहन की, यानी कि ट्रांसपोर्ट की, यानी कि तृतीय क्षेत्र की भूमिका हुई। ठीक है,
उसके बाद ये कॉल सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति है, ये सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है जो खेतों से सब्जियां लेके आया, ठीक, यानी कि इसे हम दुकानदार भी कह सकते हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद ये क्या है, कंप्यूटर का काम है, तो ये क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का काम हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर का काम हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। तृतीय क्षेत्र, याद रखना, ध्यान से सुनना, तृतीय क्षेत्र स्वयं उत्पादन नहीं करता है लेकिन उत्पादन कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करता है। और उत्पादन कार्यों में सहयोग प्रदान करने के अलावा इसमें अन्य गतिविधियां भी आ सकती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, कॉल सेंटर, कई सारे काम आ सकते हैं। क्लियर है कहानी? अब क्या है, अब बात है तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव की बात है। तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव कैसे देखा गया? तो भाई आजादी हमें कब मिली थी? भारत आजाद कब हुआ था? आजादी कब मिली भारत को? 1947 में। तो 1947 के समय भारत एक गरीब देश था क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बहुत ही भयंकर तरीके से लूटा था। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही चौपट हो गई थी एक तरीके से कहा जाए तो उसके बाद धीरे धीरे जब हम आजाद हुए उसके बाद धीरे धीरे हम विकास कार्यों की ओर बढ़े और धीरे धीरे करके 1972 की बात बता रहे हैं। तो 1972 तक, क्योंकि हमने कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे विकास कर लिया था और कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था एक समय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ अभी भी कृषि माना ही जाता है, ठीक है, क्योंकि कृषि कार्य पर ही सारे कार्य जुड़े हुए हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। तो 1972 का जो दौर था उसमें भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था, यानी कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का था। तो भारतीय जीडीपी में 1972 में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान प्रमुख था, योगदान प्रमुख था, ठीक है। सबसे ज्यादा जीडीपी किससे बढ़ती थी? प्राथमिक क्षेत्र से बढ़ती थी। फिर जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या किया गया? कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया। अब आधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे क्या मतलब होता है? आधुनिक तकनीकों से मतलब ये है कि हाई क्वालिटी के सीड्स यूज करे गए, यानी कि उचित और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया जिससे पैदावार ज्यादा बढ़ाई जा सके, कम भूमि में ही ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा सके। उसमें कई प्रकार के खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज किया गया। और क्या किया गया? मशीनों का प्रयोग, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, इन सब का उपयोग करा गया। तो क्या हुआ? कृषि में पैदावार बढ़ी और पैदावार थोड़ी बहुत नहीं, अधिशेष उत्पादन हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। अब इस अधिशेष उत्पादन या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से क्या मतलब है? उससे ये मतलब है कि जितनी जरूरत हमें खाने के लिए अनाज की है, ठीक है, जितनी मात्रा में अनाज की जरूरत है उससे ज्यादा अनाज उगाया जाए, हमारे खाने के लिए तो हो लेकिन उससे ज्यादा भी हो। अब उस एक्स्ट्रा अनाज का क्या किया जाएगा? एक्स्ट्रा कच्चे माल का क्या किया जाएगा? उसको उद्योगों में लगाया जाएगा और उद्योगों को विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। तो जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में उसको बदला। अब लोग अपनी एनर्जी और अपना अनाज यानी कि अपना रॉ मटेरियल किस में लगाने लगे? उद्योगों में लगाने लगे। अब ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, उद्योग धंधे खोले जाएंगे, उद्योगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, ठीक है। तो बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को भी प्रमुखता मिल गई। ऑलराइट, अब कोई मुझे ये बता सकता है, एक सवाल का जवाब चाहती हूं आप सभी से कि कृषि में तीव्र उत्पादन वृद्धि करी गई, तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाया गया, वो किस क्रांति के फलस्वरूप बढ़ाया गया? ऐसी कौन सी रिवॉल्यूशन लाई गई थी और कब लाई गई थी जिससे कृषि में उत्पादकता बढ़ी और अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा मिला? कमेंट करके बताना है। चलिए, अब क्या बात है? हाँ, अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र बढ़ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, धीरे धीरे विकास उनका हो चुका है। उसके कारण सूचना
और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, व्यापार, परिवहन आदि को तृतीय क्षेत्र में प्रमुखता मिली। ठीक है, अब इन दो क्षेत्रों का विकास हो चुका है। ये दो क्षेत्र मतलब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ प्रमुखता मिल चुकी है इन दोनों क्षेत्रों को। तो अब तृतीय क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों को जरूरत पड़ेगी तृतीय क्षेत्र की, क्योंकि जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, वो क्या होता है, स्वयं प्रोडक्शन का काम नहीं करता, स्वयं उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में अपना सहयोग जरूर देता है। ऑलराइट, क्लियर है कहानी। तो धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र भी बढ़ गया। फिर अगर हम वर्तमान समय की बात करें, 2022-23 की बात करें, तो 2022-23 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है, 33.21% रही है। यानी कि जहां पहले स्वतंत्रता के पश्चात 1972 के दौर की बात करें, जब कृषि क्षेत्र धीरे धीरे विकास कर रहा था, तो कृषि क्षेत्र की सबसे ज्यादा भागीदारी थी देश की जीडीपी को बढ़ाने में, देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में। तो वहीं अब जो तृतीय क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर है, उसकी भी प्रमुख भूमिका हो चली है देश की जीडीपी को बढ़ाने में, और तीसरा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है देश की जीडीपी में। ऑलराइट, तो इस तरीके के आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐतिहासिक बदलाव हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में देखने को मिले हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कराया भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में आए ऐतिहासिक बदलावों का वर्णन करिए। तो आप प्राथमिक क्षेत्र से शुरुआत करेंगे और कैसे तीनों क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के सहारे डेवलप हुए, वो बात सारी इस तरीके से आप बता देंगे। ऑलराइट, चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, तो इसी बात पे एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए भाई अब बात करते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद की। बहुत देर से बात हो रही थी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आखिर ये होता क्या है? तो चलिए समझते हैं इसको भी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी। ओके, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, बहुत आसान परिभाषा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई जाएगी। किसी विशेष वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है, किसी विशेष वर्ष में यानी कि एक वर्ष में, एक एक बात ध्यान से सुनना, एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, ठीक है, एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा यानी तीनों क्षेत्र द्वारा। दूसरी बात क्या आएगी? तीनों क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं, तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादन वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? कुल मूल्य, इन तीनों क्षेत्रों का कुल मूल्य जोड़ा जाएगा, यानी कि तीनों क्षेत्रों द्वारा जितना उत्पादन किया जाएगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, इनका जो टोटल आएगा वो कहलाई जाएगी देश की जीडीपी कहलाई जाएगी। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में यानी कि एक वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को ही देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। चलिए,
अब क्या है, दोहरी गणना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। दोहरी गणना, ठीक है, डबल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ डबल कैलकुलेशन, दोहरी गणना की समस्या। सबसे पहले इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करना, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगी। रेडी हैं सभी समझने के लिए एकदम? चलो तो सुनो ध्यान से एकदम, आंखें होनी चाहिए आपकी स्क्रीन पर, कान एकदम खुले होने चाहिए और दिमाग पूरा इधर होना चाहिए, ठीक है। सुनो, दोहरी गणना की समस्या। बात यह होती है कि जब किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, मान लो किसान ने खेतों में कुछ भी उगाया, वो क्या हुआ, प्राथमिक उत्पाद हुआ, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो गई। फिर उसको किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, एक प्रोडक्ट में बदला गया, सेकेंडरी सेक्टर की बात हो गई, द्वितीय क्षेत्र की बात हो गई। फिर उसको क्या किया, उसने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको किसी व्यापारी को बेचा, ठीक है, फिर उस व्यापारी ने रिटेल में उसको किसी कस्टमर को बेचा। तो अलग अलग स्टेप पर अलग अलग प्राइस होगा उसका कि नहीं होगा? अलग अलग स्टेप पर अलग अलग प्राइस होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी एक प्राइस होगी, एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो सही तरीके से क्या किया जाना चाहिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है, अंतिम उत्पाद तैयार हुआ है, उसी की ही वैल्यू काउंट होनी चाहिए, ना कि स्टेप बाय स्टेप हर स्तर पर वैल्यू काउंट होनी चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हर लेवल पर आप वैल्यू को काउंट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई दिखेगी। लेकिन जब आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट करते हो तो उसकी वैल्यू उतनी हाई नहीं रहेगी। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? कैसे? अब देखो, इसको लैंग्वेज में समझते हैं, जो यहां लिखा है उसको समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो देखें, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को, हर एक स्टेप पर आप उत्पादन मूल्य को ऐड कर रहे हो, तब यह समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ेगा। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना करी जानी चाहिए। समाधान क्या है? समाधान है अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना, ठीक है। और समस्या क्या है? दोहरी गणना की समस्या क्या है? दोहरी गणना की समस्या ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। ये गलत है, ये समस्या है। लेकिन समाधान क्या है कि अंतिम उत्पादन के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही जोड़ा जाना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए समझें। आ जाओ भाई साहब, एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास है एक किसान, किसान के पास क्या है? गेहूं। किसान ने गेहूं बेचा कितने रुपए में? 400 रुपए में। किसान है, किसान के पास गेहूं है, किसान ने गेहूं 400 रुपए में बेचा। किसे बेचा? एक आटा चक्की वाले को बेचा, ठीक है भैया। आटा चक्की वाले को गेहूं मिल गया। अब आटा चक्की वाले ने गेहूं बेचा 600 रुपए में, 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया। किसको बेचा? बेकरी वाले को। बेकरी वाला क्या करेगा? ब्रेड बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, उसकी जो मर्जी वो बनाएगा, ठीक है। बेकरी को बेचा 600 रुपए में। बेकरी ने ब्रेड बना लिए भाई साहब, ब्रेड बन चुके हैं, ठीक है, एकदम ताजे फ्रेश। 800 रुपए में बेकरी वाले ने ब्रेड बेचे। किसको बेचे? ब्रेड व्यापारी को, ठीक। ब्रेड बन चुके हैं, ठीक है, ब्रेड व्यापारी को ब्रेड बेचे। अब ब्रेड व्यापारी के यहाँ आप जाते हो और बोलते हो मुझे बहुत सारे ब्रेड चाहिए, ठीक है। ब्रेड व्यापारी ने कहा ठीक है दे दूंगा। आप बोले कितने में दोगे? वो बोला 900 रुपए में दूंगा। आपने बोला ठीक है। उसने पूछा आपको इतने सारे ब्रेड क्यों चाहिए? 900 रुपए के ब्रेड बहुत सारे आते हैं, ब्रेड तो जल्दी खराब हो जाता है। आप बोलोगे मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। आपके घर में हो सकता है बहुत सारे लोग हों, सब मिल के खा जाएंगे। नहीं होंगे, आपके पास हो सकता है सैंडविच की दुकान खोल के रखी हो आपने, आप बेच देंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? सैंडविच बना बना के बेचोगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि हर स्तर पर हर व्यक्ति ने प्रॉफिट कमाया है,
बिल्कुल कमाया है, कमाएगा। 400 में जिसको मिला उसने भाई मेहनत तो करी, आटा चक्की वाले ने उस गेहूं को पीसा होगा, फिर 600 रुपए में उसने बेचा, फिर 600 रुपए में इसने खरीदा, फिर बेकरी वाले ने ब्रेड बनाए होंगे, उसकी भी कुछ बनाने की कॉस्ट आई होगी, उसने 800 रुपए में ब्रेड व्यापारी को बेचा, ब्रेड व्यापारी ने 100 रुपए कमा लिए आपसे, ठीक है, और आपको बेच दिए, कस्टमर यानी कि ग्राहक को बेच दिए। क्लियर। अब अगर इसकी वैल्यू को हर एक स्टेप पर अलग अलग हम काउंट करें, ठीक है, अलग अलग काउंट करें तो क्या आएगा बताओ भैया, क्या आएगा? देखो अगर अलग अलग स्टेप पर हम काउंट करते हैं तो 400 रुपए, ठीक, फिर इसके बाद 600 रुपए, फिर इसके बाद 800 रुपए, फिर उसके बाद 900 रुपए। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे? 600 400 1000 रुपए, 1000 और 800 1800 रुपए, 1800 और 900 2700 रुपए। भाई बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस हमें कितनी दिखाई दे रही है? फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 900 रुपए दिखाई दे रही है, 900 रुपए ही दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रही। तो काउंट किसको करना चाहिए, 900 रुपए को या 2700 रुपए को? 2700 बहुत ज्यादा है और ये फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू भी नहीं है, वो तो हर एक स्टेप पर लोगों ने 200 100 रुपए कमाए, ठीक है, उसको भी ऐड अगर आप कर रहे हो तब ये प्राइस निकाल रहे हो, वो भी अलग अलग, जबकि एक्चुअल प्राइस काउंट क्या होनी चाहिए? गेहूं था कितने रुपए का? गेहूं था आपका 400 रुपए का, ये प्राइस मान ली, ठीक है, एक मिनट, हाँ, गेहूं था आपका 400 रुपए का, ठीक है, ये प्राइस काउंट होगी क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद किसान ने कितने रुपए कमाए थे? 200 रुपए कमाए थे, उसकी वैल्यू को ऐड करो। फिर आटा चक्की वाले ने कितने रुपए, बेकरी वाले ने कितने रुपए कमाए थे? 200 रुपए कमाए थे, उसको काउंट कर लो, ठीक है। किसान ने इसको 400 रुपए में बेचा, आटा चक्की वाले ने 200 रुपए कमाए, उसकी वैल्यू ऐड कर ली, 200 रुपए बेकरी वाले ने कमाए, उसकी वैल्यू ऐड कर ली। फिर ब्रेड व्यापारी ने कितने रुपए कमाए? 100 रुपए कमाए, उसकी वैल्यू ऐड कर ली। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 900 आएगी, 400 200 800 400 200 600 200 800 और 100 900 रुपए। तो अंतिम उत्पाद की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? 900 रुपए ही आई है और 900 रुपए ही बननी चाहिए। तो दोहरी गणना की समस्या से बचना है अगर हमें, तो हमें क्या वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी? जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो अंतिम उत्पाद की वैल्यू है 900 रुपए, ना कि 2700 रुपए। ऑलराइट, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ही काउंट करनी चाहिए। क्लियर है कहानी? बात समझ में आ गई? पूछा जाए आपसे दोहरी गणना की समस्या को समझाइए, तो इस एग्जाम्पल के साथ आप समझा देंगे? बताइए जल्दी से, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? बढ़ा जाए, चलिए। अब क्या है, भारत में तृतीय क्षेत्र सबके सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण पूछा गया है कि तीसरा क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान में प्रेजेंट में जो टर्शियरी सेक्टर है, तीसरा क्षेत्र है, उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा है हमारे देश की जीडीपी में, ठीक है। अब देखो, अब तीसरे क्षेत्र के बारे में ये बात है कि तीसरा क्षेत्र स्वयं प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन प्रोडक्शन में भाग लेता है। कैसे लेता है? यह लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी? अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, बैंकिंग, कई सारी चीजें हैं। फिर कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, जो कि तीसरा क्षेत्र प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर लोगों के आय स्तर बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की मांग या आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसकी पूर्ति कौन कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर। फिर सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं, जो किसकी हैं? तीसरे सेक्टर की हैं। फिर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। जब इतने सारे काम डिपेंड होते हैं टर्शियरी सेक्टर पर, तृतीय क्षेत्र पर, तो इसकी भूमिका तो सबसे ज्यादा होगी, महत्वपूर्ण तो होगा। किसके लिए? इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ऑलराइट, महत्व पूछा जाए आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या पूछा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण बताइए। यह बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं। जाने इसको, तो देखें,
प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में हमने एग्जाम्पल लिया कृषि क्षेत्र का। इसको किसकी जरूरत है भाई? इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कृषि क्षेत्र को प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो क्या चाहिए? कृषि क्षेत्र को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई तकनीकें चाहिए और क्या चाहिए? परिवहन की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद क्या बात आती है? विनिर्माण उद्योगों के लिए। उद्योग जो है किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? उद्योग आपके सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित होते हैं। इनको क्या चाहिए? कच्चा माल कहां से मिलेगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? कृषि क्षेत्र से ही मिलेगा। तो इनकी निर्भरता आ गई समझ में। कृषि क्षेत्र को क्या चाहिए भाई? तीसरे क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये तीसरा क्षेत्र है, ये टर्सरी सेक्टर है। क्लियर हो गई बात? तो यहां से डिपेंडेंसी डायरेक्ट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। फिर दो बात तो हो गई। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही तृतीय क्षेत्र में नए रोजगार मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इन दोनों को परिवहन की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों की अटकी है? अगर परिवहन की आवश्यकता इनको है तो परिवहन को इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं देंगे, जब तक ये दो क्षेत्र इसको काम नहीं देंगे, इसको काम कैसे मिलेगा? इसको काम नहीं मिलेगा तो इसकी इनकम कहां से आएगी? इसके पास पैसा कहां से आएगा? क्लियर है? तो प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। फिर क्या है? तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं और किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सीधी बात यह है। और ये साइकिल ऐसे चलता ही जाता है। अगर किसी एक की भी भूमिका नहीं हुई, अगर कोई एक क्षेत्र भी गायब हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र भी गायब हो जाएंगे, यानी कि दूसरे क्षेत्रों का काम प्रभावित हो जाएगा। अब बात आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। तो क्या बात है इसमें? प्रच्छन्न बेरोजगारी में यह है कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, ठीक है। देखने में ऐसा लगता है कि लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि बेरोजगार होते हैं। अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब एक ही काम को करने में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों, कि 4 लोगों की आवश्यकता है लेकिन लगे कितने हैं? 8 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग ही उस काम को करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना होगा, 8 लोग भी उस काम को करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना होगा। यानी कि प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये क्या है? काम कर रहे हैं व्यक्ति, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तो पैसा आएगा, तब तो इनकम बढ़ेगी। ऑलराइट। तो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं, यानी कि जो ज्यादा संख्या में लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं और कुछ लोगों को हमने कृषि क्षेत्र से हटा दिया कि आप वहां काम नहीं करेंगे, आप दूसरी जगह काम करेंगे, तब भी कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑलराइट। चलिए अब क्या है? अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय। अब भाई रोजगार के अवसर कम है, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ाने तो हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे रोजगार के और क्षेत्र बनाए जा सकते हैं और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? तो देखें, सबसे पहले तो एक उपाय हमें दिया है छोटी अवधि के लिए, कि कम समय के लिए हम रोजगार किसी भी व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं। तो इसमें हमें एक योजना का नाम दिया गया है मनरेगा योजना। कौन सी योजना है ये? मनरेगा। सभी ने नाम सुना होगा और मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही खोली गई है, क्योंकि इसका नाम ही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसको मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता है। तो मनरेगा योजना 2005 में चालू करी गई थी। एक बात,
कब चालू करी गई? 2005 में। और इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यानी कि मनरेगा के तहत साल के 365 दिनों में से कम, ठीक है, कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। कम से कम 100 दिन का रोजगार तो व्यक्ति को दिया ही जाएगा। और अगर रोजगार नहीं मिलता है या 100 दिन से कम का रोजगार मिलता है, ठीक है, तो बेरोजगारी भत्ता सरकार आपको देगी। फिर अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य का स्थान होगा। बहुत दूर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके गांव के आसपास ही लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में ही, ठीक है, आपको काम दिया जाएगा। अगर इससे आगे आपको काम दिया जाता है, 5 किलोमीटर के बाहर काम दिया जाता है, तो आपको आने जाने का खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ऑलराइट, फिर क्या है? 1/3 रोजगार मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। और ये योजना किसके लिए चलाई गई है? सभी के लिए नहीं चलाई गई कि भाई साहब आप काम ना करो, आप जाओ सरकार के पास कि हमें तो काम मिला नहीं, अब दो हमें बेरोजगारी भत्ता। तो सरकार देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि ये योजना सिर्फ और सिर्फ गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए चालू करी गई है। किसके लिए? गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है कि वो व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, बस वो काम करें और अपनी 2 वक्त की रोटी तो कमा पाए। क्लियर? अब दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं इसको भी। दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकते हैं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि कृषि सुविधाओं में सुधार किया जाए, ठीक है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाए। और जिस प्रकार से खेती करी जा रही है, अगर उस तरीके से उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है तो आधुनिक तरीके से करी जाए। एक बात, सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि किसानों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो पैसा उधार लेते हैं, लेकिन अगर वो गांव के साहूकार, स्थानीय व्यापारी, जमींदारों से पैसा उधार लेते हैं तो उन्हें बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए किसानों को सस्ती ब्याज दर पर सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध करवाया जाए। ठीक, फिर अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करी जाए। वे क्षेत्र जो ना तो पूरे तरीके से गांव हैं, ना पूरे तरीके से शहर हैं, उनमें क्या किया जाए? छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करी जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। फिर विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करी जाए, स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएं। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे और अच्छे से काम कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी मानव पूंजी होती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शिक्षित है पर स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो काम कर पाएगा? आप खुद बताएं, आपको जिस दिन थोड़ा ठीक नहीं लगता, जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार रहता है, थके रहते हो, आपका किसी काम में मन लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो। तो व्यक्तियों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो काम में मन लगेगा। तो ये सारे जो है दीर्घकालीन उपाय हैं रोजगार के। अब बात आती है शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? तो सुनो, शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जब व्यक्ति शिक्षित रहता है, यानी कि शिक्षा की उसके पास कमी नहीं है, शिक्षित रहते हुए भी, वेल एजुकेटेड रहते हुए भी उसके पास करने को काम नहीं मिलता, उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाता है शिक्षित बेरोजगार। तो जब शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ऑलराइट, फिर क्या है? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा योजना की बात कही गई है। तो केंद्र सरकार ने जब ये योजना 2005 में चालू करी थी, तब भारत के 200 जिलों में ये योजना चालू करी थी। ठीक है, किसके द्वारा चालू करी गई है, ये सवाल आता ही है। तो ये योजना जो है मनरेगा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, ये केंद्र सरकार ने चालू करी थी 2005 में। इसके तहत 200 जिलों में काम करने का अधिकार दिया ही गया है सभी व्यक्तियों को। काम का अधिकार, यानी कि मनरेगा योजना के तहत आपको काम का अधिकार दिया है कि काम पाने का अधिकार आपका अधिकार है। अगर काम नहीं मिलता है तो आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। तो सक्षम और जरूरतमंद लोग, जो गांव के लोग हैं, काम करने में सक्षम है, जरूरत है, उनको हर साल 100 दिनों का, हर वर्ष 100 दिनों का
जो है रोजगार दिया ही जाएगा सरकार के द्वारा। अगर सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के नाम से जानते हैं। क्या क्या प्रावधान थे? 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, और अगर रोजगार नहीं मिलता है या कम मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगा। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है और गरीबों में भी अति गरीब को रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। अब आ जाओ भाई, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र और पाए जाते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र क्या होते हैं और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, चलिए समझते हैं इसको। हाँ भाई, शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक बार फिर से लाइक शेयर कर देना है। अगर अभी तक कमेंट नहीं आया है, आपका कोई सवाल नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट भी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए समझें, संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो सुनो भाई, इसमें अच्छा ही है सब कुछ। इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। क्या होता है? रोजगार की अवधि निश्चित होती है, यानी कि आपको काम के बीच में से ऐसा निकाला नहीं जाए कि जाओ हो गया आपका काम, अब नहीं करवाना आपसे काम, ऐसा नहीं। कार्य की अवधि निश्चित है, आपकी कितने साल आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ही इसमें काम होता है। लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस का कहीं उल्लंघन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो सजा का प्रावधान भी होता है। ऑलराइट, ये बात हो गई। अब जैसे कि यहाँ पर एक शिक्षिका का काम है, टीचर है ये, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, ये समझ लो। या फिर ये आप इनको एक सरकारी अफसर के रूप में भी इनको आप देख सकते हैं कि इनके पास काफी सारी फाइल पड़ी हुई हैं और ये काम कर रही हैं, यानी कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर संगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनको वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को मिलती हैं। अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? एक संगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई कर्मचारी है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं? पहली बात तो यह है कि काम के घंटे निश्चित होंगे, जरूरत से ज्यादा काम आपसे नहीं कराया जाएगा। अगर सरकार के द्वारा 8 घंटे निर्धारित करे गए हैं तो आपसे 8 घंटे ही काम कराया जाएगा। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। अगर निश्चित समय से ज्यादा आपसे काम कराया जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाएगा यानी कि ओवर टाइम का आपको पैसा भी दिया जाएगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा और पेंशन सुविधा भी मिलती है। सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव मिलती है। अगर छुट्टी मिल रही है आपको तो पेमेंट भी मिलेगी। भविष्य निधि का सेवा अनुदान भी मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं मिलेंगी, काम करने का अच्छा वातावरण मिलेगा और जो बेसिक सुविधाएं एक काम करने की जगह पर मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। अनुचित शोषण नहीं होगा, गलत तरीके से आपका शोषण नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, तो ये सारी सुविधाएं होंगी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र? तो जस्ट अपोजिट, जो संगठित क्षेत्र होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता। छोटी छोटी बिखरी हुई यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती हैं, कंट्रोल नहीं होता और किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। इनके काम करने के कुछ नियम या तरीके होते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ये देखो भाई साहब,
ये व्यापारी है, दुकानदार है, ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, इस पर क्या सरकारी नियम लागू होंगे? वो अपने तरीके से बिजनेस करेगा जैसा करेगा। क्लियर है? चलिए, अब असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां क्या होती हैं? पहली बात है कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है। असंगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से एकदम विपरीत है, यानी कि काम करने के घंटे निश्चित नहीं होंगे, वेतन निश्चित नहीं होगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा काम कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रोजगार निश्चित नहीं होगा, यानी कि काम करने की अवधि निश्चित नहीं होगी कि इतने साल तक आप काम कर सकते हैं। आपको एक दिन में भी काम से निकाला जा सकता है, एक साल तक आपको काम में रखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो क्षेत्र है सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है। न्यूनतम वेतन मिलता है, कम से कम वेतन मिलता है, काम ज्यादा से ज्यादा कराया जाएगा। आप मजदूरों की हालत देख लें, मजदूर जो हैं, क्या रोज उन्हें काम मिलता है? नहीं मिलता है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। काम करने के घंटे निश्चित होते हैं? नहीं होते हैं। कितने भी घंटे उनसे काम करा लिया जाता है, वेतन कम से कम मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत किसकी होती है? मजदूरों की होती है। रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, ठीक है, किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता, ठीक है। अगर ये छुट्टी ले रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा इनको, सवेतन अवकाश नहीं मिलता, पेड लीव नहीं मिलती, छुट्टी ली पैसे कटेंगे, बात खत्म। फिर निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं होता, जरूरी नहीं कि हर दिन वो मजदूर उसी जगह पर काम करने जाए, कभी कहीं काम मिलेगा, कभी कहीं तो कभी कहीं। निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं, अच्छी सेवा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जब कार्य क्षेत्र ही निश्चित नहीं है तो क्या सुविधाएं उसको मिलेंगी? और कार्य क्षेत्र निश्चित भी है तब भी अच्छी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को। क्लियर? तो ये बातें हो गई। अब इनमें अंतर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बातें समझ ली तो अंतर तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है, सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है ये, ठीक है। चलिए, तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर को समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं और किस बात को आधार बना के अंतर बताया जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में किसमें अधिक वेतन की प्राप्ति होती है, ज्यादा सैलरी मिलती है, ठीक, इधर अधिक वेतन और इधर कम वेतन। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया? पहला पॉइंट हमारा बन गया वेतन, ठीक है। ये क्या है? अंतर के आधार है। अंतर के आधार पहला पॉइंट बन गया हमारा वेतन। दूसरा क्या बन गया? दूसरा बन गया नौकरी सुरक्षित होती है और इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? रोजगार की सुरक्षा। तीसरा पॉइंट क्या है? कार्य स्थितियां संगठित क्षेत्र में अच्छी होती हैं और इसमें निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा कार्य स्थिति, ठीक है। क्या बन जाएगा? कार्य स्थिति। चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा? कर्मचारी योजनाओं का लाभ संगठित क्षेत्र में मिलता है और इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ, कर्मचारी योजना का लाभ एक को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। पांचवा पॉइंट क्या बन जाएगा? कार्य की अवधि निश्चित होती है, यानी कि काम के घंटे निश्चित होते हैं संगठित क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन इधर कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कार्य अवधि। समझे? क्या कहते हो? बताओ भाई जल्दी से बताइए भाई, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जल्दी से। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे बिल्कुल ले लें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या याद रखना है, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अंतर के आधार जो बताए हैं, इनको याद रखना है, कंसेप्ट को समझ के रखना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, अंतर अपने आप बन जाएंगे। 5 पॉइंट क्या बनते हैं? वेतन, रोजगार की सुरक्षा, कार्य स्थिति, कर्मचारी योजनाओं का लाभ, कार्य अवधि। क्लियर? चलिए बढ़ा जाए आगे।
भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के क्या कारण है? कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र क्यों कहा गया है, उसके कारण पूछे, सीधा सवाल यहां से बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। क्यों? क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काम करना पड़े। काम पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना काम होता जाएगा आप करते जाओ, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जो खेती में, कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको जो उनकी मजदूरी दी जाती है सिर्फ वही मजदूरी मिलेगी और कोई सुविधा नहीं मिलेगी कि कार्यस्थल पे आपको खाना दिया जाएगी, पीना दिया जाएगी, कुछ भी। ठीक, रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, कभी भी काम से निकाल दिया जाएगा। मजदूरों का रोजगार कभी सुरक्षित हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। आज इधर काम तो कल उधर, तो परसों उधर। मजदूरों की कोई सुरक्षा भी नहीं, नियम विनियम का अनुपालन भी नहीं, यानी कि किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसीलिए भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में गिनी जाती है। ऑलराइट, चलिए, संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग। अब संरक्षण की आवश्यकता किसे है? हमने बात करी संगठित क्षेत्र की और असंगठित क्षेत्र की, तो आवश्यकता किसे है? प्रोटेक्शन की, संरक्षण की आवश्यकता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को। कैसे है? इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्रों में कौन से व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। ये बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की। ठीक है, देखो भैया, असंगठित क्षेत्र, भूमिहीन किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर मजदूरी के रूप में काम करेंगे। कृषि श्रमिक, खेती में काम करने वाले मजदूर। छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है कि वो स्वयं के परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर पाते उतनी सी भूमि में। काश्तकार, बटाईदार यानी कि जो आपके खेत पर बटाई के तौर पर काम करते हैं, आपके खेत पर काम करते हैं और फसल का बंटवारा हो जाता है। शिल्पी यानी कि कलाकार, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। फिर शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं? औद्योगिक श्रमिक, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, ठीक है। फिर निर्माण श्रमिक, जैसे कि घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं। फिर व्यापार व परिवहन में कार्यरत लोग, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोग, इनको शहरी क्षेत्रों में संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या जाना कि असंगठित क्षेत्र में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं या ऐसे कौन कौन से रोजगार के माध्यम है जिनको संरक्षण की, प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए आगे की बात सीखें। लाइक शेयर बराबर से हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सब बढ़िया, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब। अगर कोई डाउट हो तो भाई सब पूछ लेना है आपको कमेंट करके, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। अधिकार के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को? तो 2 क्षेत्र हैं, एक है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, एक है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। ऑलराइट, चलिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, तो जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। स्वामित्व मतलब अधिकार, अधिकार के आधार पर ही हम ये क्षेत्रों का विभाजन पढ़ रहे हैं।
तो सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर वे है जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। फिर है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर। कौन सा क्षेत्र है? वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व यानी कि अधिकार और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, यानी कि पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर का ही अधिकार होगा उस पर। ठीक है, जिस व्यक्ति की वो कंपनी है या कुछ भी है उसी व्यक्ति का अधिकार होगा। क्लियर है बात? जैसे कि हम बात करें कोई सरकारी भवन है, सरकारी इमारत है, किसका अधिकार होगा? सरकार का। आपका खुद का घर है, क्या उस पर सरकार का अधिकार होगा? नहीं होगा। किसका होगा? आपका खुद का अधिकार होगा। आपका बिजनेस है, किस पर अधिकार होगा? किसका अधिकार होगा बिजनेस पर? आपका अधिकार होगा। क्लियर? अगर सरकार की कोई कंपनी है तो सरकार का अधिकार होगा, आपकी खुद की कंपनी है तो आपका अधिकार होगा। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब सार्वजनिक क्षेत्र को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, जो चीजें पूरी पब्लिक के लिए हो और जिन पर अधिकार सरकार का हो। अधिकार है तो कंट्रोल भी किसका होगा? सरकार का होगा। तो परिसंपत्तियों पर, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर या पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी पर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। फिर सभी सेवाएं सरकार ही उपलब्ध करवाएगी, जिसका अधिकार है, जिसका कंट्रोल है। सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कराएगा? वही। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? आप बता देंगे अधिकतम सामाजिक कल्याण। फिर रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, अगर आप सरकार के अधीन किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं यानी कि आपका रोजगार सुरक्षित है। ठीक है, आपसे रोजगार छीना नहीं जाएगा। सावैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। पेड लीव दी जाती है और दूसरी सर्विसेज भी आपको दी जाती हैं। छुट्टी दी जाएगी तो पैसा भी दिया जाएगा। ये बात हो गई पब्लिक सेक्टर की। अब निजी क्षेत्र की बात है, प्राइवेट सेक्टर की बात है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा? प्राइवेट सेक्टर की जो भी संपत्ति है उस पर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ही राइट होगा। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी ही उपलब्ध करवाती है, जिसका अधिकार वही आपको चीजें प्रोवाइड कराएगी। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य है भाई। सीधा विपरीत उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र से। क्या है? अधिकतम लाभ कमाना। आपसे पूछा जाए निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। ठीक है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं निजी क्षेत्र में, कभी भी उनको काम से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित होता है। सावैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतया निजी क्षेत्र में नहीं दी जाती हैं। इन सब समस्याओं का सामना जो है निजी क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। छुट्टी अगर आपको मिलेगी, पैसे आपके काटे जाएंगे। तो ये बात होगी आपकी निजी क्षेत्र की। चलिए चलते हैं आगे। अब सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका है? पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य ही है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। ऑल राइट। तो पहली बात तो यह है कि इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि हर सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को जितनी भी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, न्यूनतम मूल्य पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कम से कम मूल्य पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। ठीक है, फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर ही सारे प्लान, सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं और श्रमिकों को, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के अंडर में जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन, ये सब प्रदान किया जाता है। क्लियर है बात यहां तक की? ठीक है, तो समझ में आया सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका है। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और पूछी जा सकती है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, तो वो भी बता देंगे ना आप। क्लियर है सारी बातें? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन?
जल्दी कमेंट आना चाहिए। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई सब लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑलराइट, चलिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। हमने जाना कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और भारत पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है, ठीक है। तो अब इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कैसे प्रभावित करती है? अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, पर क्या उसी रेशियो में रोजगार बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। तो रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ रही लेकिन रोजगार नहीं बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे भाई? काम तो अपनी धरती पर उतना ही होगा ना, ठीक है, जितना काम है, एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। फिर कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब कि शहरी बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है कि हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव रूप में वो काम में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति किसी काम में लगे होते हैं तो उत्पादकता शून्य होती है। किसी काम को अगर 4 व्यक्ति कर सकते हैं, 8 लगे हुए हैं, तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ रही है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। हमारे संसाधन, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति में एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संसाधन नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति भी सीमित है। जितनी चीजें हैं प्रकृति में उतनी ही रहेंगी। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो संसाधन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनसंख्या को रहने के लिए जमीन चाहिए, भोजन के लिए कृषि चाहिए। कृषि मतलब कृषि में उत्पादकता होगी तब तो भोजन मिलेगा। अब कृषि के लिए भी क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो क्या करेंगे? जंगल के जंगल काटे जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया जाएगा। तब तो लोगों के रहने के लिए घर बनाए जाएंगे, भोजन के उत्पादन के लिए खेत बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अब ज्यादा व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है, सबको रोजगार देना है। अब रोजगार देंगे तो भाई कम सैलरी देंगे उनको कि भाई सब व्यक्ति तो लग जाए काम में, सबको कुछ पैसा तो मिले। तो आय का स्तर जो है वो लो हो जाएगा, यानी कि पैसे कम कम मिलेंगे लोगों को काम करने के बावजूद भी, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। फिर वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, चीजें ज्यादा चाहिए, सर्विसेज ज्यादा चाहिए। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, महंगाई ऊपर, ठीक है। डिमांड ज्यादा है, लोगों को जरूरत ज्यादा है, चीजें उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी और उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ये सारे बातें हैं जो बेरोजगारी को प्रभावित करती हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। चलिए, अब शहरी क्षेत्रों में अगर रोजगार पैदा करना है तो क्या करना होगा, देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कौन कौन सी विधियां हैं। क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीजन की अपनी अपनी कला होती है, ठीक है। तो कलात्मक उद्योग जो हैं और जो उनकी सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र की कला को बढ़ावा मिले। पर्यटन को प्रोत्साहन देना, हर जगह घूमने फिरने की जगह होती हैं, उनको और अच्छा बनाओ ताकि वहां से लोगों को रोजगार प्राप्त हो। अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन किया जाए। ऐसे सरकारी नियम और नीतियां यानी कि रूल्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस किया जाए, परिवर्तन किया जाए जो जरूरी नहीं है, जिनके कारण लोगों के काम रुके हुए हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा प्रतिबंध ना लगा जाए, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। मूलभूत सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। और तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है जो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। फिर आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए। अगर किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ऐसा काम करने के लिए जिससे इनकम प्राप्त होती हो,
और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको कम ब्याज दर पर, कम ब्याज रेट पर क्या दिया जाए, कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि व्यक्ति काम आसानी से कर पाए और आपका ब्याज भी आसानी से चुका पाए। अगर ज्यादा रेट पर उसको पैसा उधार दिया जाता है तो वो कैसे पैसा चुकाएगा। क्लियर है कहानी? चलो भाई, सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पर है असिंचित भूमि है। भूमि कम सिंचित होगी तो क्या होगा, भूमि कम सिंचित होगी तो पैदावार ज्यादा नहीं होगी, आय में उतार चढ़ाव लगा रहता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो भी उत्पादन किया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक सी ही कीमत पर बिके। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी आय ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी बहुत कम हो जाती है। कर्ज का बोझ रहता है। कर्ज का बोझ कैसे रहता है, अब जैसे कोई किसान है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने पैसा उधार लेके अपनी खेती बाड़ी का काम किया और उसको बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पैसा उधार मिला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों को कैसे पैसा उधार मिलता है और छोटे किसान कैसे पैसा उधार लेते हैं, किसी अपने यहाँ के बड़े जमींदार, साहूकार, बड़े व्यापारी से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी ब्याज दरों पर पैसा उधार देते हैं, तो किसान कर्ज नहीं चुका पाते और कर्ज का बोझ इन पर बढ़ जाता है। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं। कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है? कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। ठीक है, मौसम के अनुसार कृषि होती है। ठीक, अब जुलाई में जैसे कि किसान ने फसल बो दी और अक्टूबर में फसल काटी जाएगी, तो सितंबर और अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वे मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। फिर क्या है, कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब किसी स्थानीय व्यापारी से किसी किसान ने पैसा उधार लेके रखा है, उस लोकल व्यापारी ने, स्थानीय व्यापारी ने शर्त पर आपको पैसा उधार दिया है कि जैसे ही फसल कट के आएगी और आप तुरंत मुझे बेच देंगे। अब आप सोचो, जब तुरंत फसल बेच दी जाए कटाई के तुरंत बाद, तो उसके उतने दाम नहीं मिलते। ठीक है, अगर फसल को कुछ दिनों तक स्टोर करके रखा जाए और देखा जाए कि कब इसके दाम बढ़े, कब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तब आप उस फसल को बेचोगे तो आपको दाम अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो व्यापारी ने क्या किया, एक शर्त रख दी किसान के सामने कि पैसा हम तब उधार देंगे जब आप ये फसल तुरंत मुझे बेच दोगे। तो व्यापारी को कम दाम पे फसल मिल जाएगी और व्यापारी उस फसल को स्टोर करके रख लेगा और तब बेचेगा जब उसके दाम बढ़ेंगे। तो व्यापारी को हर तरफ से फायदा है कि किसान को पैसा उधार दिया, वहां से मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक तो वो फायदा और दूसरा कम दाम पे फसल मिल गई, अब इस फसल को मैं लंबे दामों पर बेचूंगा। क्लियर? तो ये सारी समस्याएं जो हैं कृषि क्षेत्र में हैं। अब कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो देखें, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसा उधार दिया जा सकता है ताकि कृषि में पैदावार बढ़ाई जा सके। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जाएं ताकि असिंचित जो खेती है उसकी समस्या से मुक्ति पाई जाए। बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाए ताकि कम कीमत पर किसानों को बीज और उर्वरक उपलब्ध हो पाए, खेती में पैदावार बढ़े। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि किसान अपना अनाज लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें वेयर हाउस में। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। इन सब उपायों के द्वारा कृषि में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सकता है। और इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, फिर अधिकार के आधार पर क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के बारे में डिटेल से जाना। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है एनसीईआरटी पैटर्न के बेस पर।
स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि हमारे किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एकदम फ्री में ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।